नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। चलिए, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश पढ़ने से पहले अभी तक इसमें जो भी पढ़ लिया है उससे पहले एक वेक्टर को घटाने के लिए एक क्वेश्चन बता देता हूं। आप लोगों का कई बार कमेंट आया है, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रकाश को कंटिन्यू करते हैं। मैंने फार्मूला बता दिया था, मैंने कहा था उसी फार्मूले जैसे घटाना होता है, बस जोड़ने के लिए यूज कर लेना, काम हो जाएगा। फिलहाल चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, यूपी कैटेड या बीएचयू का क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक पर्सन है, वो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक पर्सन है वो v वेलोसिटी से यानी वेग से, जिसका वेग v है, पूर्व दिशा में जा रहा है। अचानक वो उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। तो कह रहे हैं उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, v वेग से वो पूर्व दिशा में जा रहा था, अचानक से वो उत्तर दिशा में मुड़ गया, तो अब उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। अब वेग परिवर्तन निकालोगे तो किसी भी चीज का परिवर्तन जब निकाला जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो लास्ट में है और जो पहले था उसको घटा दो, लास्ट में से जो अंत में मिला उसमें से घटा दो जो पहले था। तो अब इसमें जो है, अगर इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, हालांकि दोनों बराबर हैं, तो v2 माइनस v1 यानी अंतिम वेग जो है और प्रारंभिक वेग जो है, इसको जब घटाओगे तो यही वेग परिवर्तन निकल कर आएगा। इसका मतलब है v2 में से v1 घटाना है, यानी दूसरे वेक्टर में से पहला वेक्टर घटाना है। ठीक, अब वही सिंपल सा पुराना तरीका है। इनके बीच में एंगल क्या है? हालांकि ये एंगल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि उनको कोई इनिशियल बनाना होता है। जब आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, लेकिन ये भी 90 अंश मिलेगा। अब सीधे सीधे वही फार्मूला लगा लो जो मैंने बताया था। क्या? r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। घटाने के लिए मैंने कहा था माइनस यूज कर लेना। a पहला वेक्टर, उसकी भी वैल्यू v है, v स्क्वायर। दूसरा वेक्टर, उसकी भी वैल्यू v है, v स्क्वायर माइनस 2v कॉस 90 अंश का कोण है, कॉस 90 रखोगे 0 हो जाएगा, तो इतनी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जुड़ के आएगा 2v की घात 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो v थर्डी में 2, r मतलब वही वेग परिवर्तन डेल्टा v। ठीक, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से कहीं भी, अच्छा, परिवर्तन के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब स्थित बोल देगा, कहीं पर स्थित दे देगा, बोलेगा कि एक व्यक्ति है, वह 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व गया, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ में चला गया, अब उसकी स्थिति में कितनी परिवर्तन हुआ वो बताइए। तो यहाँ पर भी एंगल वही रहेगा, फिर इसी फार्मूले से रखकर निकाल देंगे। अक्सर परिवर्तन के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर वेक्टर को हमें घटाना पड़ता है। चलिए, बाकी आगे प्रकाश को कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश में हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। मैंने आपको बताया था प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इस तरीके से। तो एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिसकी जितनी वैल्यू उस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का
परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए कहा जाता है जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश किरण चल रही है, किसी तल से अगर वो टकराई, किसी पृष्ठ से वो टकराई और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आई थी, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब थोड़ा सा फिगर बना के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, ये चल रही है, ठीक, चलते हुए जा रही है। अभी ये कोई माध्यम इसको नहीं मिल रहा है। मान लो ये एक माध्यम इसको मिला, ये कोई पृष्ठ इसको मिला, कोई पृष्ठ या कोई तल। तो जब जाके यहां पर टकराएगी, मान लो इसके नीचे कांच है, शीशा है, आईना है, दर्पण है, इसे टकराने के बाद फिर ये इस तरीके से लौट गई। क्या हुआ? यहां पर प्रकाश किरण आई, किसी पृष्ठ से टकराई और लौट गई। लौटी कहां? उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई थी। अब ये एक पृष्ठ तल है, इसके ऊपर अलग माध्यम है, माध्यम 1 कह लो इसको, नीचे माध्यम 2 है। प्रकाश किरण माध्यम 1 से आई थी और टकराने के बाद माध्यम 1 में ही लौट गई। यही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण चली, किसी पृष्ठ से, किसी तल से टकराई, टकराने के बाद वो लौट गई अपने ही माध्यम में। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और होती हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें कुछ नामकरण दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, देख लो। जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है आपतित किरण, टकराने के बाद जो वापस लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, ये तल है। एक चीज और होता है, इस तल पर एक लंब खींचा जाता है। इस तल पर एक लंब खींचा जाता है, इसे कहते हैं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। तीन चीजें हुई। पृष्ठ के तल पर जो लंब खींचा जाता है अभिलंब है, जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो किरण जा रही उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एक चीज और, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं।
आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। ठीक। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें होती हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। तल पर एक लंब खींचते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखिए आप लोग। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। 2 नियम होते हैं परावर्तन के, बहुत अच्छे से सुन लो और याद रखना। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर ये। क्या होता है दोनों नियम? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये और अभिलंब ये बीच वाला एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है? देखो ये बोर्ड है, एक ही तल की बात हो रही है। मतलब अगर आपतित किरण मान लो इस तरीके से आई, उसके बाद परावर्तित होने के बाद इस तरीके से गई, ठीक, इस तरीके से, तो ये एक ही तल में रहेंगे। ऐसे सामने से देखो, इनका तल एक ही है कि नहीं? दिख रहा होगा, है ना। अब ऐसा अगर हो जाए, आपतित किरण आए ऐसे, परावर्तित होने के बाद ऐसे निकले, तो क्या इन दोनों का तल समान है? नहीं, इसका तल बदल गया परावर्तित का। ये होगा इस तरीके से, ये देखो, यानी कि आपतित किरण आई, परावर्तित किरण गई, इन दोनों का तल समान होगा। ऐसे बोर्ड पर रखा हुआ है, देख लो। अभिलंब भी इनके बीच में कहीं आएगा। तो तीनों जो हैं, एक आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण और अभिलंब, इन तीनों का तल समान होता है, एक तल में होते हैं ये, ठीक। इस तरीके से जो भी तल रहेगा इनका समान तल रहेगा। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। ये जो आपतन कोण है और ये आर यानी कि परावर्तन कोण, दोनों बराबर होंगे, यानी आई बराबर आर। हमेशा जहां पर भी परावर्तन हो रहा है वहां आई बराबर आर होगा ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा ही होगा, ये नियम है। तो ये परावर्तन के 2 नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो मैंने आपको बताया था, ये कोई तल है, तल के नीचे ये दूसरा माध्यम है, ठीक, इसके ऊपर ये पहला माध्यम है। क्या प्रकाश एक ही माध्यम में जा रहा है कि दोनों में जा रहा है? एक ही में। इसी माध्यम नंबर 1 में आया था, फिर लौटकर माध्यम नंबर 2 ही में चला गया। तो प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम का प्रयोग होता है, जबकि अपवर्तन में देखोगे आप, एक माध्यम से प्रकाश किरण आएगी, दूसरे में चली जाएगी, तो वहां पर 2 माध्यम का प्रयोग होगा, वहां पर 2 माध्यम का प्रयोग होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं परावर्तन में जिस माध्यम से किरण आई थी उसी माध्यम में लौट जाती, यानी एक ही माध्यम की, प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, परावर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, चाल और आवृत्ति, ये तीनों चीजें समान रहती हैं, बदलती नहीं है। परावर्तन होने पर प्रकाश किरण आई, यहां से परावर्तित हुई, फिर लौटकर गई, तो परावर्तित होने से पहले जो तरंग दैर्ध्य है बाद में भी वही रहेगी, पहले जो आवृत्ति है बाद में भी वही रहेगी, पहले जो चाल है बाद में भी वही रहेगी, बदलती नहीं है। क्या बदलता है? केवल और केवल तीव्रता। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको हमेशा मिलेगा। जैसे अभी परावर्तन पढ़ रहे हो,
फिर अपवर्तन पढ़ोगे, वहां पर भी इन सब का डिस्कशन होगा, कौन बदलता है कौन समान रहता है। व्यतिकरण पढ़ोगे, उनमें भी ये होगा कि कौन बदल जाता है कौन समान रहता है। तो फिलहाल के लिए परावर्तन में लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, चाल यानी v, आवृत्ति यानी न्यू से प्रदर्शित करते हैं। v नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनता है। ये सब समान रहते हैं, केवल तीव्रता घट जाती है। अब इसको इतना लिखिए आप। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दर्पण। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, दर्पण जब तक पढ़ रहे हो। ठीक, क्या होता है दर्पण? दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक प्रकाशीय युक्ति है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। दर्पण का मतलब वही है जिसमें चेहरा वगैरह देखा जाता है, शीशा जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने? दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरी चीज, दर्पण की एक सतह पर धातु का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, धातु का, जैसे कि चांदी, एल्युमिनियम या पारा, इनकी पतली परत लगी होती है। ठीक, एक सतह पर चमकीला बनाने के लिए तभी परावर्तन होगा। कांच रहता है पहले, उसके एक तरफ जो है पेंटिंग की जाती है, तब वो चमकीला बनता है, तब उससे परावर्तन होता है। तो वो पेंटिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एक तो धातु यूज की जाती है। धातु में कौन सी? चांदी पहले यूज की जाती थी, बहुत महंगी है तो एल्युमिनियम ज्यादा यूज किया जाता है। चांदी या एल्युमिनियम या पारा, इसकी पतली परत लगी होती है। अब ये बहुत पतली होती है, कहीं घिस ना जाए, या फिर धातुएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, वातावरण में जो हवा है उससे क्रिया करके पता चला गायब हो गई, अगले दिन उसके ऊपर कुछ रह ही नहीं गया। तो धातुओं को बचाए रखने के लिए उसके भी ऊपर लेड ऑक्साइड का एक लेप लगा होता है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि दर्पण की एक तरफ की जो सतह होती है उस पर किसी धातु का लेप लगा होता है, धातु के ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप लगा होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। अब बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? वैसे बहुत होते हैं, हमारे काम के दो हैं, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो है जो आपके घरों में रहता है सामान्य तौर पर। गोलीय दर्पण अभी जब उपयोग बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, जगह जगह मिलेंगे। जैसे जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें लगा होता है, जो साइड मिरर होता है, बगल में जो कांच लगा रहता है ड्राइवर के बगल में, वो भी गोलीय दर्पण होता है। फिलहाल गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अभी इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, फिलहाल इतना लिखिए आप। चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो सबसे प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, पहले समतल दर्पण से फिर गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है वो देखेंगे। इसमें समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का बनना है वो सबसे आसान है, ठीक, फिक्स है, तो देख लेते हैं। पहली बात, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये चीज याद कर लो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण के लिए। फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी के लिए मान लो, अभी गोलीय दर्पण में आओगे तो समझ में आ जाएगा दोनों चीजें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए ये चीज समझो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कैसे अनंत होती है वो भी अभी गोलीय दर्पण में समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण से सीधा आभासी वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। यही सबसे खास बात है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। अब एग्जाम्पल ले लो, घर में लगा जो शीशा है, बड़ा सा आईना है,
उसके सामने आप खड़े हो जाते हो तो आपका प्रतिबिंब शीशे में बनता है। अब आप देखते हो कि आप जैसे खड़े हो वैसे ही आपका प्रतिबिंब बनता है, सामने सीधा आप खड़े हो तो सीधा ही आपका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता है। ठीक, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है। आभासी होने का मतलब क्या होता है, देखो आप खड़े हो, यहां बीच में आपके दर्पण लगा है और आपका प्रतिबिंब दर्पण में उस तरफ दिख रहा है। जब आप देखते हो घर में आईना तो जिधर आप खड़े हो उधर प्रतिबिंब नहीं बनता, उसके दूसरे तरफ, यानी शीशे के, आईने के, दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब का बनना आभासी कहलाता है। यानी जिधर वस्तु रखी है उधर प्रतिबिंब ना बन के दर्पण के दूसरी तरफ जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे आभासी कहते हैं। ठीक, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है, ये भी खास बात है। दर्पण के सामने आप खड़े रहते हो तो जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा आपका चेहरा, आपका प्रतिबिंब आईने में दिखता है, बड़ा छोटा नहीं दिखता कि आप 6 फीट के हो 3 फीट का दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 3 चीजें हैं, समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आगे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर बनता है। एक चीज और नोटिस करना, दर्पण बीच में लगा है, दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े रहोगे आपका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दर्पण से आप 3 फीट की दूरी पर खड़े हो तो आप देखोगे दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दर्पण से 3 फीट पीछे बनेगा। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी दोनों की दूरियां समान होती है, वही चीज लिखा हुआ है यहां पर। अब आता है चौथा पॉइंट, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। ये रेखीय आवर्धन हर जगह आप निकालोगे, समतल दर्पण के लिए आपने निकाला, फिर जो है जब गोली दर्पण में आओगे तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 दर्पण मिलेंगे, वहां पर भी रेखीय आवर्धन निकालोगे तो वहां पर बदलेगा। लेकिन समतल दर्पण के लिए हमेशा +1 होता है रेखीय आवर्धन, ये तो फिक्स बात हुई। अब बात आती है रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन यम से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, अब आप जानते हो यहां पर प्रतिबिंब जितना बड़ा होता है समतल दर्पण में उतना ही बड़ा, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर की 2 चीजें ऊपर नीचे भिन्न में रख दो तो कट के 1 हो जाता है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक, तो इसका मतलब समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। ये समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने से रिलेटेड खास पॉइंट थे। अब और आगे चलते हैं। चलिए 2 चीजें और देख लेते हैं, एक तो दर्पण की गति, दूसरा दर्पण का घूमना। कोई वस्तु रखी है, समतल दर्पण रखा है, समतल दर्पण उसका प्रतिबिंब बना हुआ है। अब अगर दर्पण को गति करा दें या दर्पण को घुमा दें, तो इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, समझ लीजिए। दर्पण की गति कराने के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर दर्पण को उसके तल के समांतर गति कराएं, यानी आप खड़े हो या कोई वस्तु यहां पर रखी है, यहां पर दर्पण है, ठीक, दर्पण में पीछे की तरफ प्रतिबिंब बना हुआ है। अगर दर्पण को उसके तल के समांतर, समांतर क्या होगा, ये होगा, यहां पर दर्पण है तो ये जो होगा ये तल के समांतर होगा, ऊपर नीचे अगल बगल जो करोगे ये भी तल के समांतर होगा। इसका तल है, तल के समांतर ये गति है, तल के समांतर ये गति है। लेकिन अगर ऐसी गति होने लगे तब तल के लंबवत हो जाती है, तो हमें समांतर गति कराना है, ऊपर नीचे या अगल बगल। दर्पण को उसके तल के समांतर गति कराएं तब प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, आप जाके देख लेना, आप ऐसे खड़े हो, दर्पण यहां खड़ा है, प्रतिबिंब आपका बना है, दर्पण को ऊपर नीचे करोगे तो प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, दर्पण को उसके तल के लंबवत गति कराएं। अब आप यहां खड़े हो, यहां पर दर्पण है, ऊपर नीचे समांतर, अगल बगल समांतर, लेकिन आगे पीछे जब होने लगेगा ये लंबवत है। आप देखना जब आगे पीछे दर्पण किया जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होता है, दर्पण को उसके तल के लंबवत गति कराने पर प्रतिबिंब की गति वस्तु की गति की दोगुनी होती है। जितनी तेजी से वस्तु गति कर रही है उसके दोगुनी गति से प्रतिबिंब गति करने लगेगा। ये तो हुई गति की बात। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं दर्पण का घूमना।
वस्तु रखी है, दर्पण रखा है, दर्पण को घुमा दिया जाए, है ना, इधर उधर घुमाया जाए, गति ना कराया जाए, अपनी स्थिति पर बना हुआ है, थोड़ा सा उसको घुमाया जाए, तब क्या परिवर्तन आता है। इसमें भी 2 पॉइंट है। पहले समतल दर्पण स्थिर हो, आपतित किरण को घुमाया जाए, यानी दर्पण स्थिर है, जो किरण जा रही उसको घुमाया जा रहा है थोड़ा सा, है ना, समझ में आ रहा होगा। ये मान लो दर्पण है, ये आपतित किरण जा रही थी, ठीक, इस पर लग रही थी और इस तरह से परिवर्तित होकर आ रही थी। अब इसको अगर घुमा दें, दिख रहा होगा आपको, ये दर्पण है या एक कोई तल है, इस पर आपतित किरण ऐसे जा रही है, ठीक, अब इसको थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, टिल्ट किया जा रहा है, ठीक, उसकी बात हो रही है। तो दर्पण को जब घुमाया जा रहा है तो पहला पॉइंट, समतल दर्पण स्थिर है, आपतित किरण को घुमा रहे हैं, तब क्या होता है, आपतित किरण को थीटा घुमाने पर, आपतित किरण को थीटा घुमाने पर परावर्तित किरण थीटा घूम जाती है, वो भी थीटा घूम जाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ये चीज याद रखना, जिधर आपतित किरण घुमाओगे परावर्तित किरण उसके विपरीत दिशा में घूम जाएगी। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब आपतित किरण इधर घुमाओगे तो परावर्तित किरण ऐसे घूमेगी, उतने घूमेगी जितना घुमाओगे। ध्यान से देखो, जैसे ये है, ये हुई आपतित किरण आ रही, परावर्तित किरण जा रही है, ठीक, इस तरीके से है। अब आपतित किरण को आप घुमा रहे हो तो परावर्तित किरण भी घूमेगी, ध्यान से देखना, वो भी घूमेगी, लेकिन देख लो जिधर आप आपतित किरण घुमा रहे हो उसके विपरीत परावर्तित किरण घूम रही है। आपतित किरण इधर घुमा रहे हो, परावर्तित किरण इधर आ रही है, लेकिन दोनों समान एंगल से ही घूमेंगे। यही चीज इसमें बताया जा रहा है। दूसरे पॉइंट में, आपतित किरण स्थिर है, दर्पण को ही घुमा दो। आपतित किरण ऐसे स्थिर है, अब दर्पण जो नीचे लगा है उसी को ऐसे घुमा दो, तब क्या होता है, परावर्तित किरण दोगुने कोण से समान दिशा में घूम जाती है। जब आपतित किरण स्थिर है, दर्पण को आप घुमाने लगोगे तो जितना घुमाओगे उसके दोगुने कोण से परावर्तित किरण घूम जाएगी, लेकिन दिशा समान होगी। जिस दिशा में दर्पण घुमाओगे उसी दिशा में परावर्तित किरण भी घूमेगी। ये कुछ पॉइंट्स हुए, इनको भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बात जो है बंद करना, ठीक। चलिए 3 पॉइंट हैं और समतल दर्पण से रिलेटेड, वो और देख लेते हैं। क्या है, पहला पॉइंट देखो, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 दर्पण रख दिए जाए समांतर, इस तरीके से देखो, 2 दर्पण रखे समांतर, इनके बीच में कोई वस्तु है, ठीक, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस वस्तु के इधर प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का इधर बनेगा, फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस आईने में दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, इधर जो प्रतिबिंब बना तो वो इधर दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से 2 दर्पण अगर रखे हैं तो उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, जादू टाइप का दिखाई देगा। मुंबई में एक मंदिर है हरे रामा हरे कृष्णा, वहां पर ये लगा हुआ है, बगल में 2 दर्पण लगे हैं, बीच में भगवान की मूर्ति लगी है, तो वहां का जो पुजारी होता है वो कहता है अंदर देखो, तो अंदर जब आप देखते हो तो भगवान ही भगवान पूरा दिखते हैं, कई किलोमीटर तक इधर भी दिखते रहते हैं, ठीक, तो ऐसा लगता है कि चमत्कारी भगवान है। फिलहाल वो फिजिक्स है, ठीक। तो 2 समतल दर्पण के मध्य रखी कोई वस्तु हो तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, दर्पण एकदम समांतर होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 2 थीटा कोण पर रखे दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या। 2 दर्पण है, उनको थीटा कोण पर रख दिया गया, अभी तक ऐसे समांतर था, अब देखो अब इनको थीटा कोण पर रखा गया। आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, एक तो ये होता है एकदम समांतर रखे हैं, एक होता है ये थीटा कोण पर रखे गए हैं। अगर थीटा कोण पर रखे गए हैं तो उनके मध्य कोई वस्तु रख दो तो कैसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा। थीटा क्या है, वो कोण जिस पर दर्पण रखा गया। मान लो दर्पण जो रखे गए हैं एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हुए हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1, ये काटोगे आप 6 आएगा, 6 माइनस 1 बराबर 5। इस तरीके से कोई भी एंगल दें, बटे करके -1 कर देना, जो संख्या आएगी प्रतिबिंब की संख्या। यानी 60 अंश के एंगल पर अगर 2 दर्पण रखे हैं उनके बीच में कोई वस्तु रख दो तो उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे, देखा जाएगा तो। लास्ट पॉइंट
किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक लंबाई। कोई वस्तु है, आप चाहते हो उसका पूरा प्रतिबिंब बने। जैसे हम लोग हैं, घर में जो आईना होता है उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब नहीं बनता है ना, छोटा सा आईना होता है सिर्फ चेहरा दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा प्रतिबिंब बने ऊपर से, सर से लेके पैर तक, तो आपको कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? कितने दर्पण की आवश्यकता होगी? वस्तु की लंबाई बटे 2। जितनी लंबाई की वस्तु है उसकी आधी लंबाई का बटे 2 कर दो। यानी कि आप 6 फीट के हैं तो आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 3 फीट लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी। इससे कम नहीं चलेगा, कम से कम इतना चाहिए। ठीक, तो जो भी वस्तु, अब क्वेश्चन कैसे आता है, कह देता है एक 100 मीटर का टावर है, उसका प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी? तो 100 बटे 2 कर दिया जाएगा, 50 मीटर की, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये हुई समतल दर्पण की बात पूरी होती है। आज का लेक्चर पूरा होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में गोलीय दर्पण के साथ। ठीक, धन्यवाद।